हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज चल रहा है ना। पिछली बार हमने केमिकल चेंज कंप्लीट किया था, आपको बताया था कि केमिकल चेंज क्या होता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कि क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है और ये इरिवर्सिबल चेंज है, वापस हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी थी और हमने देखा था ज्यादातर जो चेंजेस हमारे अराउंड वो केमिकल चेंजेस होते हैं और ये हमारे लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि केमिकल चेंजेस ना हो तो हमें जो आसपास की चीजें है वो हमें नहीं मिल सकती है ना। तो ये सारी बातें हमने की थी, तो आज हम उसी से आगे चलेंगे और अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की। ठीक, तो हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज और हम केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं। उसमें आज हमें पढ़ना बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो होता क्या है कि रस्टिंग को देखते हैं कि आप ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। एक ऐसा चेंज है जो क्या करता है, इफेक्ट करता है आयरन आर्टिकल्स को। क्या करता है? आयरन आर्टिकल्स को क्या करता है बच्चों? इफेक्ट करता है, ठीक है, और स्लोली उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है ना। आयरन पे जब रस्ट लगने लगता है तो धीरे धीरे उसको क्या करता है? खत्म करता है। सिंस आयरन आपका यूज होता है, किधर यूज हो रहा है? ब्रिज में, ब्रिजेस में यूज होता है आयरन, है ना। ब्रिज में यूज होता है, ब्रिज है ना, जहाज हो गए आपके, ब्रिज हो गए आपके, जो शिप्स हो गए आपके, ठीक है, कार्स हो गई आपकी, है ना, और ट्रक्स हो गए, ठीक है ना। ट्रक की जो बॉडीज होती हैं वहां पे भी क्या होता है? यूज होता है। ट्रक बॉडीज में भी आयरन का इस्तेमाल होता है ना। और किधर यूज होता है ये? और बहुत सारे अदर आर्टिकल्स में आयरन यूज होता है। तो रस्ट लगने से इन सारी चीजों को खतरा है ना, ब्रिजेस को, शिप्स को, कार को, ट्रक को। और दूसरा क्या है? इकोनॉमिकल लॉस भी है ना, पैसे का लॉस भी है, क्योंकि क्या होगा? मॉनेटरी लॉस है। रस्टिंग के कारण से क्या है? मॉनेटरी पैसे का खर्चा बहुत ज्यादा, बार बार हमें चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा, नई चीज डालनी पड़ेगी, तो पैसे का ज्यादा खर्चा है ना। तो जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है उसको कैसे हम दिखाते हैं, होती कैसे रस्टिंग, है ना। तो जो आयरन होता है, आयरन, ठीक है ना, आयरन को क्या कहते हैं? Fe। आयरन क्या बच्चों? आपका Fe। तो जो आयरन होता है, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है O2, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन O2 है ना, उसके साथ और साथ ही साथ हमारे मॉइस्चर में वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर H2O। उससे ये सारी चीजें, आयरन जब किससे? मॉइस्चर से और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? रस्ट का। रस्ट क्या है? रस्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। जो रस्ट है, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। रस्ट को क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। क्या कहते हैं इसको? Fe2O3, ठीक है ना। रस्ट आपका आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है ये। तो रस्टिंग के लिए पानी और वाटर का होना इसेंशियल है। अगर पानी और वाटर ना हो, अगर आप क्या कर दो, आयरन के कांटेक्ट में, आयरन के कांटेक्ट में आप मॉइस्चर यानी वाटर, मॉइस्चर यानी वाटर और आपकी ऑक्सीजन, है ना, दोनों की सप्लाई को अगर आप क्या कर दो? कट कर दो, दोनों के कांटेक्ट को कट कर दो, सप्लाई को कट कर दो, तो हम आयरन पे रस्टिंग को बचा सकते हैं। आयरन पे रस्टिंग को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, है ना। अगर हम ये चीजें कट कर दें तो हम आयरन को बचा सकते हैं। इनफैक्ट जो कंटेंट होता है मॉइस्चर का एयर में वो बहुत ज्यादा होता है ना। जो मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसका मतलब इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर, है ना। अगर ज्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो जो रस्टिंग है बहुत ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कि जो बरसात का मौसम होता है ना, बरसात वाले मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी कैसे ज्यादा है कि भाई पहले तो क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से ही हैं। बारिश में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से भी क्या होता है, जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में
और ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से ह्यूमिडिटी आप ज्यादा हो जाती है। आपने देखा उमस बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी यानी मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा है, तो रस्टिंग होना क्या है, रस्टिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। रस्टिंग क्या हो जाएगी, फास्ट होगी। कब होगी फास्ट, जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, है ना। जब ह्यूमिडिटी क्या हो, ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, तो रस्टिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक, तो कैसे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं, है ना, कैसे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स को क्या करते हैं, रोकते हैं कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से उनको रोकते हैं। तो क्या हम क्या तरीके अपनाते हैं, है ना, वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग, वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग। वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना, क्या क्या तरीके अपनाते हैं हम रस्टिंग को बचाने के लिए। तो एक सिंपल तरीका है, क्या कर दो, पहला तरीका पेंट कर दो या ग्रीस कर दो। पेंट अप्लाई करो और ग्रीस अप्लाई करो। आपने देखा होगा आपके घरों में दरवाजे हैं, उनको खोलने में कभी कभी बहुत आप दिक्कत होती है ना, जंक लग जाता है उनपे, ताले वगैरह में जंक लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, ग्रीस डाल देते हैं या ऑयल डाल देते हैं, है ना। उससे क्या हो जाता है, रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर उसमें स्मूथनेस आ जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं, हम उनको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जंक ना लगे। तो पहला तरीका क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम ये कर सकते हैं। इनफैक्ट कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना, रेगुलरली आपको करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर दो, किसी मेटल की लेयर क्या कर दो, अप्लाई कर दो, जैसे कि जिंक की लेयर अप्लाई कर दो आयरन के ऊपर, है ना। उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। तो क्या कर दो, गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि अप्लाई करते हैं, अप्लाई द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या करते हैं, आयरन की जो परत है, जिंक की परत, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, गैल्वेन। तो इस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो आयरन पाइप्स है हम अपने घरों में यूज करते हैं पानी को कैरी करने के लिए, वो गैल्वेनाइज, उनको क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज किया जाता है टू प्रिवेंट रस्टिंग बचाने से। आपने देखा होगा कि जो शिप्स है वो भी आयरन से बचते हैं, उनमें से शिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है, हमेशा पानी के अंदर, क्योंकि शिप ने पानी में चलना है, तो शिप का ज्यादा हिस्सा क्या रहता है, अंडर वाटर रहता है ना। तो उससे जो ऊपर वाला पार्ट है, ऑन द पार्ट अबव वाटर, उसमें भी क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स क्या होते हैं, चिपकते जाते हैं शिप्स के आउटर सरफेस से। उसके साथ साथ जो वाटर होता है सी का, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मैनी सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट वाटर क्या करता है, रस्ट के प्रोसेस को और ज्यादा कर देता है, रस्ट फॉर्मेशन को और ज्यादा कर देता है। इस वजह से शिप्स को क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है रस्टिंग के कारण, है ना। रस्टिंग के कारण बहुत ज्यादा क्या होता है, डैमेज होता है उनको। बार बार अगर क्या करें आप, पेंट करें, तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो क्या होता है कि हर बार जो शिप आयरन है उसको क्या जाता है, रिप्लेस किया जाता है, हर साल रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितना पैसे की बर्बादी है ना, पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि रंग जंग लगेगा, फिर उसको पेंट करने से, तो पेंट करने से जो चीज है वो इजीली, मतलब उतनी सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उसने ज्यादातर पानी में रहना है ना। तो पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन वहां पे इतना यूज नहीं करेगी, तो उसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस है ना। आपने देखा कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है वो किससे बनता है, मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और
जिंक, है ना। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं स्टेनलेस स्टील को, कि हम आयरन के साथ क्या मिक्स करते हैं, कार्बन, आयरन के साथ हम कार्बन करते हैं, साथ ही साथ हम क्रोमियम हो गया, क्रोमियम प्लस निकल, है ना, इन सबका मिक्सचर, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल का जो मिक्सचर होता है, प्लस साथ साथ मैग्नीज का, Mn का, साथ साथ मैग्नीज का, Mn का, ये सब। तो स्टेनलेस स्टील बनाने का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि आयरन, अगर हम वैसे आयरन की चीजें अपने घरों में इस्तेमाल करें, स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा जो खाने में यूज होते हैं, खाने के बर्तनों में यूज होते हैं, खाने बनाने में यूज होते हैं, ज्यादा पॉसिबल है, तो उस चीज को बचाने के लिए हम उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का मिक्स कर देते हैं, ताकि वो स्टेनलेस स्टील बन जाए और हम उसको क्या कर सके, उसको हम बचा सके। किससे बचा सके, रस्ट से बचा सके, है ना। इतनी बात मेरे समझ में आई होगी आपको कि इतना ये चीजें क्या होती है ना। फिर एक है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्लास 6 में आपने देखा था, क्लास 6 में आपने पढ़ा कि जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। सपोज मेरे पास क्या है, इस बीकर में क्या है, सी वाटर है, मैंने क्या किया, इस बीकर में मैंने क्या किया, इस बीकर में सी वाटर है। अब मुझे इस सी वाटर से क्या करना है, सॉल्ट बाहर निकालना है। सी वाटर से मुझे क्या करना है, सॉल्ट बाहर निकालना है। तो इस सी वाटर को क्या करेंगे, इवेपोरेट करते हैं, इसका इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन से क्या होगा, इवेपोरेशन से जो वाटर है, इवेपोरेशन से जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, वाटर क्या जाएगा, लेफ्ट एट द बॉटम। वाटर क्या होगा, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। तो वाटर नीचे बॉटम में बैठ जाएगा और सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, जो इवेपोरेशन से क्या होगा, जो वाटर है वो ऊपर की तरह इवेपोरेट हो जाएगा, जो वाटर है ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर क्या होगा, ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, वाटर ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, आपका सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट एट द बॉटम, सॉल्ट एट दी बॉटम, नीचे क्या बच जाएगा, आपका सॉल्ट बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्ट को सी वाटर से सॉल्ट को अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है इस तरीके से, वो प्योर नहीं होता, और जो शेप होती है ना, जो शेप होती है उसके क्रिस्टल की, वो भी अच्छे से नहीं दिखाई देती, है ना। क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस बनाए जाते हैं उनके सॉल्यूशन से, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन है क्या, है ना, एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है कि लार्ज क्रिस्टल बनाना, है ना, क्या बनाना, लार्ज क्रिस्टल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन है क्या, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम its salt solution, from its salt solution, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल बनाना, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो ये एक फिजिकल चेंज है, जो क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों, ये एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो क्या था, केमिकल चेंज था, क्योंकि एक नई चीज बन रही है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, एक नई चीज बन रही है और वापस आप पुरानी चीज में नहीं जा सकते, तो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आप सॉल्ट लेके आए, मतलब आपने सी वाटर से सॉल्ट अलग किया, है ना, और फिजिकल मेथड द्वारा किया, तो ये फिजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज है। कैसे क्रिस्टलाइजेशन आप कर सकते हैं, कैसे आप क्रिस्टल बना सकते हैं, आप क्या करिए, एक एक्टिविटी है कि आप क्या करिए, एक वाटर ले, एक बीकर में आप क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। बीकर में आपने वाटर लिया, ये सपोज ये बीकर है, इसमें क्या है, वाटर पड़ा हुआ है, इस बीकर में क्या है, वाटर है। अब इसमें कुछ ड्रॉप्स डालिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, इसमें कुछ ड्रॉप डालिए डाइल्यूट H2SO4 के, है ना, इसमें क्या डालिए, डाइल्यूट H2SO4 के क्या डालिए, कुछ ड्रॉप डालिए। इस वाटर को क्या करना है, आपने हीट करना है, इस वाटर को क्या करना है, हीट करना है। समझ आ रहा, आपने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, कुछ ड्रॉप्स, और वाटर को क्या हीट किया, है ना। अच्छा, जब ये बॉयल करना स्टार्ट करे, जब ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा,
है ना। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर आप डाल दीजिए। जैसे वाटर क्या करने लगेगा, जैसे वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा, जैसे बॉयल होना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर क्या डालना आपने, CuSO4 पाउडर, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देना आपने, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का क्या डालना आपने, पाउडर डालना, और धीरे धीरे इसको आपने एक ग्लास रॉड की मदद से इसको घुमाना भी है। कंटिन्यू आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालते जाइए जब तक आपका पाउडर डिजोल्व होना बंद ना कर जाए, तब तक डालते रहिए, है ना। उसके बाद क्या करना आपने, ये सब होने के बाद इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर पेपर की मदद से क्या करना है बच्चों, इसको फिल्टर करना है ना। और जब फिल्टर हो जाए तो इसको ठंडा कर दीजिए। फिल्टर होने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए, इसको छेड़िए ना, जब तक कि ठंडा नहीं होता तब तक इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपने सॉल्यूशन को देखना है कुछ देर बाद, तो आपको क्या दिखाई देंगे, आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट के, है ना। आपको क्या दिखाई देंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने से जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, और जो आपकी कॉपर सल्फेट के जो पाउडर फॉर्म में जो क्रिस्टल थे वो ऊपर आ जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। उसको ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने की जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप इजिली कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल उस पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल या क्रिस्टल हम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। तो आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में यहाँ पे पढ़ा, है ना। आपने क्या करा, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ने का उद्देश्य कि इसको पढ़ने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आप आसपास, अपने आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको पहचान सके कि वो चेंजेस है क्या, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या वो दोनों के दोनों चेंज है। जैसे आप देखते हैं कि जब कैंडल का मेल्ट होना, तो कैंडल का मेल्ट होना बहुत फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग भी हो रही है उसमें, मतलब फिजिकल चीज भी आपको दिखाई दे रही है, बर्निंग भी हो रही है। बर्निंग, जहाँ पे बर्निंग वर्ड आ गया तो वहां पे केमिकल चेंज होना है, लेकिन उसको हम वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं, तो वो इसलिए फिजिकल चेंज भी है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने ये पढ़ा कि जो चेंजेस है वो दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनमें की फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की बदलती है, जैसे कि शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है। कोई नया सब्सटेंस इन चेंजेस में नहीं बनता, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। आप वापस इनको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कैसे रिवर्स कर सकते हैं। हमने कहा, हमने कागज फाड़ा, कागज फाड़ने के बाद हमने उसको अगर वापस से जोड़ दिया तो वापस से हमारे पास पेपर बन गया, है ना। इस चौक को हमने पाउडर की पीस में डाला, और फिर उसको क्या करके सॉल्यूशन में मिला के वापस से उसकी चौक बना दी, तो फिर वो वापस चले गया, है ना। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, है ना। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्योर स्टेट में ऑब्टेन करते हैं, उनके सॉल्यूशन के द्वारा वो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपके पास। अब कुछ चेंजेस है, मैं आपके सामने कुछ चेंजेस लिख रहा हूँ, है ना। आपको बताने ये चेंजेस फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, क्या है। जैसे कि पहला फोटोसिंथेसिस, है ना। पहला आपके पास है फोटोसिंथेसिस। दूसरा डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ठीक है ना। दूसरा है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है ना। पांचवा है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, बीटिंग एल्यूमिनियम, बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल। आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को बीट करके एल्यूमिनियम फॉइल में बदल देना है, ठीक है ना। और फिलहाल इतना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस आप बताएंगे कौन सा चेंज है, किस तरीके के चेंज है ये सारे के सारे। चलो,
तो फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमने बात की थी, फोटोसिंथेसिस में जब हम देखते हैं, हम फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, जो प्लांट्स है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, जो प्लांट्स है अपना खाना बनाते हैं, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर, लाइट की मदद से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, है ना। और उसके लिए वो क्या यूज का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको रूट से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, सनलाइट का जो सूरज से मिलती है, और क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर होता है। तो इतनी सारी चीजें से वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इतने सारी यूज का इस्तेमाल करने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, और जिसपे वापस नहीं जा सकता। तो हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस आपका केमिकल चेंज है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल चेंज है। दूसरा, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, आपने क्या किया, चीनी को पानी में घुलाया, है ना, चीनी को पानी में घुला दिया, चीनी का पानी मिल गया। अब आपके वाटर को हीट करो, उस सॉल्यूशन को हीट करो, पानी ऊपर उड़ जाएगा, नीचे चीनी बच जाएगी। तो कैसा है, फिजिकल चेंज है। कैसा है, फिजिकल चेंज है ना, ये कैसा है, फिजिकल चेंज। आई बात समझ में, फिजिकल चेंज। अगला है बर्निंग ऑफ कोल, देखो जहां पे भी बर्निंग आएगा तो केमिकल चेंज, है ना। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल क्या हो गया, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना, वैक्स क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है ना। तो वैक्स क्या होती है बच्चों, मेल्ट होती है। तो मेल्ट कैसे हो रही है, अपना आप तो मेल्ट नहीं होगी, आपने बर्न किया होगा उसको, है ना, तब जाके मेल्ट हुई होगी। तो वैसे अगर सिर्फ बोले अगर वैसे बोले वैक्स का मेल्ट होना तो फिजिकल चेंज है, लेकिन मेल्ट किसके कारण हो रही है, जो वैक्स है, वैक्स को हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, है ना। तो मेल्ट, वैक्स का सिर्फ मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंज है। वैसे ये दोनों चेंज है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है, क्योंकि आप वापस से मेल्ट हुई वैक्स को वापस से क्या कर सकते हो, वैक्स बना सकते हो, और बर्निंग का हुआ इसमें इस्तेमाल, तो आपका केमिकल चेंज भी होगा। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हम फिजिकल चेंज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समय पर्टिकुलरली बताया मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मेल्ट होना। बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम फॉइल में बीट किया तो एल्यूमिनियम फॉइल बन गई, कोई चेंज नहीं आया, फिजिकल चेंज। उसके प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, है ना। उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आया तो मेरे ख्याल से फिजिकल चेंज आया। मेरे ख्याल से आपको समझ में इस तरीके से ये चेंज होते हैं। अगला जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, अगला डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पाचन होना। तो फूड का पाचन होना क्या है, केमिकल चेंज। आपने खाना खाया, एक नई चीज बन गई, तो केमिकल चेंज। फूड का पाचन होना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है ना। इतने सारे हमने चेंज पढ़े, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, उनको करते हैं। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, cutting a log of wood, cutting a log of wood into pieces, cutting a log of wood into pieces, है ना, is a chemical change, is a chemical change. सेकंड है हमारे पास, formation of manure, formation of manure, formation of manure from leaves is a, formation of manure from leaves is a physical change, is a physical change. ठीक है ना, formation of manure from leaves is a physical change. तो कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड, पेड़, जो पेड़ है उसको काटना, तो क्या है, केमिकल चेंज है, नहीं। कैसे, फॉल्स। क्यों, क्योंकि पेड़ काटने के बाद भी तो पेड़ ही रहेगा वो, तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर बनाना, खाद बनाना लीव्स से, तो लीव्स के बाद खाद बन गई, खाद से वापस पत्तियों में तो आ नहीं सकते, तो फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है, तो ये भी फॉल्स, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कौन फिजिकल चेंज है, कौन केमिकल चेंज है। ठीक है ना। अगला देखेंगे आप, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली, आयरन पाइप्स coated with zinc do not get rusted
do not get rusted easily. Iron pipes coated with zinc. Iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. आयरन पाइप्स को जिंक से पेंट करना तो उसमें जंग नहीं लगता, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रू, क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, तीसरा है, चौथा है आपके पास फोर्थ क्या है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। जो आयरन और रस्ट है वो सेम सब्सटेंस है। भाई आयरन और रस्ट सेम कैसे हो सकते हैं? रस्ट तो क्या होता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और आयरन क्या है, Fe है। दोनों अलग अलग चीजें। हमने बोला आयरन के ऊपर जो जमती है उसको रस्ट कहते हैं, तो दोनों अलग अलग चेंज है, तो ये फॉल्स है ना, ये सही नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बस समझ में आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ हमने क्वेश्चंस के चेंजेस को लेके था ना, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।